बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टेक न्यूज़ के स्टूडियो में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं ज़मीन खान। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क की तरक्की की बात आती है तो हमारा ध्यान फ़ौरन मगरिब की तरफ चला जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की मगरबी ममालिक ने की है। लेकिन नाज़रीन, मगरबी ममालिक में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने तरक्की में बहुत ज़्यादा अरसा भी गुजारा है। लेकिन आज मैं आपको जनूबी एशिया में उस मुल्क की तरक्की की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत कम मुद्दत में बहुत मेहनत करके तरक्की की मनाजिल चूम लिए। नाज़रीन, वो है हमारा हमसाया मुल्क अवामी जमहूरियत चीन, जिन्होंने कलील मुद्दत में नाकाबिल यकीन तरक्की करके दुनिया को हैरान कर दिया और ख़ासकर मगरबी ममालिक की मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, चीन की बैनुल-अक़वामी सरहदें 14 खुद मुख्तार रियासतों के साथ है। यह तादाद किसी भी दूसरे मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरहदों से ज़्यादा है। नाज़रीन, चीन का कुल रकबा 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर है। चीन की कुल आबादी 1,40,95,17,397 है। आबादी के साथ ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। चीन में शरह पैदाइश 0.4% है। बुद्ध के पैरोकारों का सबसे ज़्यादा जो है वो चीन में रहते हैं, जिनकी कुल तादाद 24 करोड़ के लगभग है और ये चीन की आबादी का 18.2% है। बीजिंग चीन का दारुल-हुकूमत है, जबकि शंघाई चीन के अज़म तरीन शहरों में शुमार होता है। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी का निज़ाम लागू है, जिसके तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, अवामी जमहूरियत चीन 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ। चीनी लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर फादर मो ज़ेडुंग, उन्होंने एक स्टोरी अपने कैबिनेट के सामने अपने पैरोकारों के सामने बयान की कि 1949 में चीन के शुमाली हिस्से में पहाड़ों के दामन में वाक़या एक छोटे से गांव में मैं गया। वहाँ मैंने देखा कि पहाड़ों के दामन में उस गांव के होने की वजह से सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। वहाँ एक बूढ़ा था, बुजुर्ग था, जो अपने हाथों में हथौड़ा और गेंती लेकर उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े शख्स से कुछ लोगों ने पूछा कि यह पहाड़ तो बहुत बड़ा है और तुम्हारे हाथ बड़े ज़ईफ़ हैं, ये गेंती और हथौड़े से तुम इस पहाड़ को तोड़ पाओगे? तो उस ज़ईफ़ शख्स ने बड़ा खूबसूरत जवाब दे दिया। उसने कहा कि जब मैं मरने लगूंगा तो ये गेंती और हथौड़ा मैं आने वाली नस्ल को दे जाऊंगा। जब मेरी आने वाली नस्ल जाएगी, इस दुनिया को रुखसत होने के करीब होगी और ये गेंती और हथौड़ी अपने आने वाली नस्ल को दे देंगे। इस तरह जब वो जाएंगे तो वो आने वाली नस्ल को वो पास आन कर देंगे। एंड आई बिलीव कि यह पहाड़ टूटेगा और मेरे यहाँ के लोगों को, यहाँ के वासियों तक यह सूरज की रोशनी पहुँच सकेगी और वो सुख का सांस ले सकेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी और रियासत कौंसिल के ज़रिए इख्तिमाम नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई। चीन की जौहरी आबदोज़ के चीफ डिज़ाइनर हुआंग शोहुआ और मशहूर साइंसदान जिंग जिंगचोन ने चीन का आला तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी अवार्ड अपने नाम किया। इस अवार्ड से मालूम होता है कि चीनी हुकूमत साइंसी मुताला करने वाले बासलाहियत अफराद की बड़ी कदर करती है और यही चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का राज है। चीन की साइंसी तख्लीक और जदतकारी के निज़ाम पर पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है। चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की है और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया चीन की साइंस के शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की पर हैरान है। चीनी सरबराहों की दूरंदेशी और मस्बत सोच चीन की साइंसी तरक्की का बुनियादी सबब है। चीन ने दुनिया का सबसे मुकम्मल साइंसी निज़ाम और सबसे बड़ा टैलेंट सिस्टम तश्कील दे दिया है। चीन साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन भी करवा रहा है। सोमालिया से लेकर अमेरिका तक जब हम चीन की सकाफत, उनकी सियासत, उनकी मईशत को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पीछे स्ट्रगल, उसके पीछे कोशिश, उसके पीछे रियाजत क्या है कि आज अक़वाम आलम की सब में अवामी जमहूरियत चीन को उस्ताद का दर्जा दिया जाता है। नाज़रीन, चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद मारिज़ वजूद में आया। चीनी कौम पूरी दुनिया में एक बसी हुई कौम थी। कोई निज़ाम नहीं था, कोई चीज़, हर चीज़ जो है वो तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अज़ीम में चीन के कम बेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर लिए थे। 1949 में यह एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान ही था। सबसे पहला गैर मुल्की तैयारा जो चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही जहाज़ था, जिसका इस्तकबाल चीन ने बड़े पुरतपाक तरीके से किया था। नाज़रीन, चीन को बैंकिंग निज़ाम भी पाकिस्तान के कानूनों ने ही बना कर दिया था। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर चीन कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह हमारा मुखलिस लीडरशिप की कमी है।
چین کو ماؤ زے تونگ جیسا مخلص لیڈر ملا جس نے چین کو ترقی کی منازل تک پہنچا دی، اور ہمیں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی بھی مخلص لیڈر نہ مل سکا۔ دوسری قومیں ہم سے کئی گنا آگے نکل گئی۔ آپ میں سے جو دوستوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی چین کا تقریباً 1.31 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے۔ چین کی ترقی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چین کے لوگوں ملک کے نقصان کو اپنا ذاتی نقصان سے بھی زیادہ ترجیح دیا گیا۔ چینی لوگوں کی اپنے ملک سے محبت اور اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ قوم آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت چین عالمی معیشت پر تیز سے چایا ہوا ملک ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مصنوعات استعمال نہ ہو رہی ہو۔ ماؤ زے تونگ چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین کے لوگ افیون اور ہیروئن کے لت میں مبتلا تھے، لیکن ماؤ زے تونگ نے اپنی قوم سے یہ لت چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک عظیم اور محنت کش قوم بنا دیا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے جہاں پارٹی کے اراکین کو متعلقہ شعبوں میں وزیر مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اسے وزیر یا مشیر کے قابل نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو 5 سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، چین کی ترقی میں چین کے انقلابی لیڈروں کی سوچ کا بنیادی کردار ہے۔ چین کی ترقی زائیو جیانگ، لی پنگ، وین جیاباؤ، لی شیانیان، ہو جنتاؤ اور موجودہ صدر شی جن پنگ ہی کی وجہ سے ہے۔ ان رہنماؤں نے ایک طرف چین کی ترقی پر توجہ دی تو دوسری طرف چین کو جنگوں سے بچا کر رکھا۔ میرے نزدیک چین کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی کرپشن کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ناظرین، میں نے آپ کو چین کی ترقی کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ چین ایک غیر مسلم قوم ہے، لیکن وہ ترقی کے لیے اسلامی اصولوں کو اپناتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، اور ہم پاکستانی مسلمان ہونے کے باوجود خلاف اسلام کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر چین ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ملک میں مخلص لیڈروں کا فقدان ہے۔ جب گھر کا سربراہ مخلص اور ایماندار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس گھر کے سارے افراد مخلص اور ایماندار ہوتے ہیں، اور جب گھر کا سربراہ کرپٹ اور بے ایمان ہوتا ہے تو پھر اس گھر کے سارے افراد بے ایمان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان پاکستانی قوم کا گھر ہے، اور اس گھر کو ہم سب نے مل کر ٹھیک کرنا ہے اور ترقی کی منازل تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم سب پاکستانی قوم مل کر مخلص قیادت کو آگے لے کر آئے اور اس ملک کی ہر چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھے اور جھوٹ اور کرپشن جیسی لعنت سے پرہیز کرے اور کرپشن ثابت ہونے پر موت کی سزا کو لاگو کرے، خواہ کرپشن کسی بڑے نے کی ہو یا کسی چھوٹے نے، توڑا کیا ہو یا زیادہ کیا ہو، سب کو موت کی سزا دے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا ہوگا، اور پھر ہر پاکستانی امن و سکون اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے گا۔ چینیوں نے کرپشن پر موت کی سزا دے کر ترقی کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہم بھی چین ہی سے سبق سیکھیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک اپنے بھائی زمین خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔